कल हम लोग बात कर रहे थे प्लेन के बारे में, मैदानों के संदर्भ में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि मैदान किसे कहते हैं। मैदान के बारे में हम लोगों ने कुछ नए बच्चे हैं उनको जानने थोड़ा सा। मैदान जो होता है, जो प्लेन है, उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आप लोग चर्चा हो जाए। उच्चावच क्या होते हैं? जो महासागर और महाद्वीप हैं, ये सब जो होते हैं ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच, ठीक है। और भी कौन कौन होते हैं उच्चावच में? उच्चावच में अगर देखेंगे तो प्रथम श्रेणी का देखेंगे क्या होगा? महाद्वीप और महासागर, ठीक है। ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आए। उच्चावच का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करेंगे तो उच्चावचों में प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में ये दोनों आ जाएंगे। ये क्या है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे तो महाद्वीप जो है, महाद्वीपों पर बहुत सारी संरचनाएं के अलावा विभिन्न दिखती हैं हमको। जैसे महाद्वीपों में अगर हम देखेंगे तो क्या क्या संरचनाएं दिखाई देती हैं हम लोगों को? पर्वत और पहाड़ियाँ, ठीक है, दिखती है, दिखती है। इसके अलावा पठार, और इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो मैदान दिखाई देते हैं, ठीक है। ये जो आपको दिखाई देते हैं, ये पर्वत, पठार और मैदान, ये कौन है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, ओके। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। अब इसके अलावा देखेंगे, जैसे इसमें से हम लोगों ने पहाड़ियों और पर्वतों को पढ़ रखा है, लास्ट डे हम लोगों ने पठारों के संदर्भ में पढ़ा। आज हम लोग मैदानों में कुछ चीज़ें जो हैं वो उसके बारे में देखेंगे। मैदानों में, अब मैदानों का अगर क्लासिफिकेशन किया गया तो मैदानों में हम लोगों ने वर्गीकरण देखा है। मैदान जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कितने आधारों पर की गई बच्चों? बताइए। एक तो पटल विरूपणी बल के कारण से निर्मित होता है। क्या होता है? पटल विरूपणी बल के कारण ये पर्वत मैदानों की उत्पत्ति के लिए जो कारक बताए गए थे, क्या पटल विरूपणी कारक हो गए। दूसरा आपको क्या हो गया? अपरदनात्मक मैदान या अपरदन की क्रिया के द्वारा निर्मित मैदान, और तीसरा था निक्षेपात्मक या निक्षेप की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित मैदान, निक्षेप की क्रिया के द्वारा निर्मित मैदान, ठीक है। इनकी 3 कैटेगरीज बांटी, क्लियर? तो ये बच्चों देखा हम लोगों ने इसमें, जो कि प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के संदर्भ में देखा, द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में। अब अपरदन की क्रिया के द्वारा और निक्षेप की क्रिया के द्वारा जितने मैदानों का निर्माण होता है, ये सब जो आ जाते हैं आपके, वो क्या आएंगे? तृतीय श्रेणी के उच्चावच, क्लियर? आप लोगों ने क्लियर पढ़ा हुआ होगा, लास्ट टाइम लोगों ने बताया था। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि क्रस्ट मैदान के बारे में देखा था। कई सारे मैदानों का क्लासिफिकेशन, कोई बच्चा बता पाएगा कि मैदानों का वर्गीकरण जो किया गया है वह किन किन आधारों पर किया गया है? बताइए। हिमानीकृत मैदान, संप्राय मैदान, क्रस्ट मैदान, ये सब किसके अंतर्गत है? अपरदन के अंतर्गत है। ये क्या क्या है? संप्राय मैदान और हिमानीकृत मैदान और क्रस्ट मैदान, ये सब क्लासिफिकेशन इसके अंतर्गत है। हाँ, मरुस्थलीय भी इसके अंतर्गत आएगा। और निक्षेपात्मक में क्या होगा? जी जी, वेरी गुड। हिमोड़ है, जलोढ़ है, लावा मैदान है, ये सब है। लोएस के मैदान है जो हवा के द्वारा होते हैं, लोएस के मैदान, और झील जो है, झील में से निर्मित मैदान है। तो इनके कुछ 4-5 प्रकार के क्लासिफिकेशन बच्चों किए गए हैं, जिनके संदर्भ में हम लोगों ने कल चर्चा कर रखी थी, ठीक है। ये सब हमारे जो तृतीय श्रेणी के मैदान के जो ये सब हैं, ये क्या है? तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। इनमें से हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था संप्राय मैदान के संदर्भ में, ठीक है। संप्राय मैदान का डिटेल हम लोगों को करना है, ठीक है। तो चलिए संप्राय मैदान संप्राय मैदान नोट हम लोगों ने कुछ किया था। अच्छा, संप्राय मैदान हो गया था। ओके, चलिए बच्चों, संप्राय मैदान के संदर्भ में हम लोगों ने लास्ट देखा था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे
हिमानी निर्मित मैदान के संदर्भ में। ठीक है, लिखिए इसमें बच्चों हिमानी निर्मित मैदान। जैसे हिमानी आप जानते हैं बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो होते हैं, हिमखंड होते हैं, वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित होते रहते हैं। उनके कारण से जो प्लेन का निर्माण होता है, ठीक है, उसे हिमानीकृत मैदान के अंतर्गत रखा जाता है। तो जो डिटेल करते हैं इसकी, हिमानी अपने अपरदन द्वारा उच्च भाग को घिसकर सपाट परंतु उच्चावच युक्त मैदान का निर्माण करती है। जैसे फिनलैंड के मैदान, बर्फीले क्षेत्रों में हिमानी वाले मैदान कहाँ मिलेंगे बच्चों? ये ध्रुवीय क्षेत्रों में ही तो मिलेंगे आपको। हिमानी के मैदान किन क्षेत्रों में मिल सकते हैं बच्चों? बर्फीले, जो भी जहाँ पर बर्फीले क्षेत्र होंगे, ऊंचे वाले क्षेत्र, यानी कि अक्षांश जिनका उच्च होगा, तो उच्च अक्षांश में अगर देखेंगे आप तो कहाँ दिखाई देगा आपको? ये आपका ग्रीनलैंड वगैरह का हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, फिर आप कनाडा का हिस्सा देख रहे हैं, इसके बाद यूरोप के आप जितने भी ऊपरी हिस्से देखेंगे तो इन्हीं क्षेत्रों में तो हो सकता है हिमानी से कृत मैदान जो है निर्माण कहाँ होगा? जहाँ पर हिमानी सदैव बनी रहती है, यानी वर्ष भर हिमानी बनी रही। तो उन क्षेत्रों में तो ग्रीनलैंड वगैरह का जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिनलैंड जो है, फिनलैंड का मैदान, स्वीडन के मैदान इसके उदाहरण है। आगे लिखिए, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में 4 बार हिमानी पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में 4 बार हिमानी का प्रवाह निरूपित किया गया है। 4 बार हिमानी हिमयुग आया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 बार हिमयुग आया है, हिमयुग का आगमन 4 बार हुआ है। प्लीस्टोसीन शक में हिमानीकरण से, प्लीस्टोसीन शक के हिमानीकरण से कनाडा तथा यूएसए के अनेक हिमानी मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो हिमानीकृत मैदानों के संदर्भ में आप देखते हैं, सीधी सी बात है कि जिनके उच्च अक्षांश होंगे, जो उच्च अक्षांशों की स्थिति में होंगे, वहीं पर हिमानी निर्मित होंगे, उन्हीं क्षेत्रों में होंगे। तो कनाडा है, फिनलैंड है, या आप देखेंगे और भी जगहों पे ग्रीनलैंड वगैरह के हिस्से, हालांकि वहाँ पर रहता है निर्जन स्थिति में है, तो इन क्षेत्रों में ही मिलेगा जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कई वर्ग किलोमीटर के हिमखंड होते हैं, जो भी अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित होते रहते हैं। तो उनसे निर्मित जो मैदान बनता है वो हिमानीकृत मैदान के रूप में आता है। अगला है बच्चों क्रास्ट मैदान। ठीक है, क्रास्ट मैदान, क्योंकि चूना पत्थर से मिलता है क्रास्ट मैदान। क्रास्ट इसमें लिखिए, चूना पत्थर वाले सैलों पर जल का प्रवाह होने से, चूना पत्थर वाले सैलों पर जल का प्रवाह होने से
अपरदनियों घुलनशीलता के कारण, अपरदनियों घुलनशीलता के कारण संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। जिससे कास्ट मैदानों की उत्पत्ति होती है, जिससे कास्ट मैदानों की या कास्ट मैदानों की उत्पत्ति होती है। कास्ट मैदानों के उदाहरण यूगोस्लाविया के कास्ट मैदान या कास्ट प्रदेश, फ्लोरिडा, नुलारबोर, नुलारबोर जो कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से में पड़ता है, लिख सकते हैं, तथा युकाटन का क्षेत्र, युकाटन का क्षेत्र। भारत में अगर हम बात करें तो चित्रकूट, योम अल्मोड़ा के, चित्रकूट योम अल्मोड़ा के कास्ट मैदान, अल्मोड़ा के कास्ट मैदान इसके अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों मरुस्थलीय मैदानों में जैसे लोएस के मैदान, अगला लिखिए मरुस्थलीय मैदानों में लोएस के मैदान, मरुस्थलीय मैदानों के अंतर्गत ये आते हैं ना। अब इसमें कैसा होता है, देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, ये मैदान का निर्माण क्या करते हैं, जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, समझ लीजिए थोड़ा सा, जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, जैसे अगर हम लोग देखें तो राजस्थान जो भारत का है और पश्चिमी हिस्से में वर्षा बहुत कम मिलती है, ठीक है। तो वर्षा जब कम मिलेगी तो जो मिट्टियों में पकड़ होती है, ये पकड़ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पकड़ का मीन्स आप ऐसे समझिए कि जो हमारे ये छोटे छोटे कण हैं, जब इनमें नमी मिलती है तो ये चपक जाते हैं। जैसे बालू के कणों को देखिए, बारिश होने में क्या होते हैं, वो हवा में उड़ते नहीं। लेकिन अगर वर्षा ही ना हो तो हमारी जो ये मिट्टी, जैसे हम लोगों का जिस क्षेत्रों में हम लोग निवास करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये हमेशा देखिए यहाँ पर मिट्टी दोमट मिट्टी मिलती है। अगर यही वर्षा होना कई सौ वर्षों तक बंद हो जाए, यानी कि 10, 20, 25 वर्षों तक बंद हो जाए और खूब गर्मी का मौसम पड़े, तो ये क्या होंगे, ये मिट्टी जो आज हमको दोमट मिट्टी दिख रही है, फिर धीरे धीरे बलुरी मिट्टी में कन्वर्ट होकर चली जाएगी, ठीक है। तो जब ये बहुत बड़ा हिस्सा बारिश ही नहीं होगा तो ये क्या करेगा, जो बलुरी मिट्टी होगी तो हवाएं जब चलेंगी तो हवा उस बालू वाली मिट्टी को दूसरी वाली जगह पर विस्थापित करती चली जाएगी। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा, एक बहुत लंबे मैदान का निर्माण हो जाएगा जो कि बालू का मैदान है, ठीक है। तो वही जो बालू से निर्मित मैदान होता है और वो समतल होता है, वही लोएस के मैदान कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा चीन वाले हिस्से में बहुत बड़े पैमाने पर। चीन का जो आप पश्चिमी हिस्सा देखेंगे और उत्तर और पश्चिमी हिस्सा देखेंगे तो उस वाले हिस्से में आपको बड़े पैमाने पर दिखाई देगा। और यही बालू वाले हिस्से ही नदियों के बाद बहाव में जाते हैं। तो पीली नदी के रूप में आप देखते हैं, पीली नदी भी वहाँ पर प्रवाहित होती है, तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। तो ये रोल होता है बालू वाले क्षेत्रों का, ठीक है। तो ये आपका मरुस्थलीय मैदान के श्रेणी में आते हैं। तो लिख लीजिए इसमें दोहराई में, बाकी तो आप समझ चुके हैं। मरुस्थलीय मैदान का निर्माण विश्व के मरुस्थलीय मैदान का निर्माण विश्व के मरुस्थलीय भागों में, विश्व के मरुस्थलीय भागों में वायु के
क्रियाओं के, वायु के क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, वायु के क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट है बच्चों निक्षेपात्मक मैदान। निक्षेपात्मक मैदान में करें बेटा, अपरदन के कारकों द्वारा धरातल के किसी भाग से, अपरदन के कारकों द्वारा धरातल के किसी भाग से अपरदित पदार्थों को परिवहित करके, अपरदित पदार्थों को परिवहित करके, मतलब जो अपरदन हो गया, जैसे क्या करते हैं ना कि अपक्षय अपरदन की क्रिया के कारण से, जैसे ठंडी गर्मी पड़ने से चट्टानों में क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। और चट्टानों में जब क्रैक्स आ जाते हैं तो दो माध्यम है कि वो क्रैक्स जो है, छोटे छोटे टुकड़े जो उनके होते हैं, वो या तो हवा उनको प्रवाहित करके कहीं और विस्थापित करके उनके मूल स्थान से, या तो वर्षा के द्वारा वो फिर जो है बह करके चले आए, या ढाल का अनुसरण करते हुए नीचे की घाटियों में निर्माण कर दें उन चीज़ों का, ठीक है। तो इस तरह से निर्माण होता है इन मैदानों का। तो आगे से समझते हैं बच्चों, अपरदन के कारकों द्वारा धरातल के किसी भाग से अपरदित पदार्थों को परिवहन करके उन्हें दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देने से ऐसे मैदानों की उत्पत्ति होती है, ऐसे मैदानों की उत्पत्ति होती है। विश्व के अधिकांश मैदान इन्हीं मैदानों की श्रेणी में आते हैं। विश्व के अधिकांश मैदान इन्हीं मैदानों की श्रेणी में आते हैं। निक्षेप के साधनों यो स्थानों के नाम ठीक है, निक्षेप के साधनों एवं स्थान के नाम के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। निक्षेप मतलब क्या होता है? डिपॉजिट होता है ना, जैसे नदियाँ क्या करती हैं, कुछ चीज़ों को अपने साथ बहुत सारे बाढ़ के समय में या मिट्टी कटाव करते हुए ले जाती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं ना। तो डेल्टा कैसे बनता है, ये जो मृदा कटाव करती हैं ना, बारिश में जो पानी का कटाव होता है, मतलब मिट्टी का कटाव होता है वर्षा से, जो वो क्या करता है पानी में घुल जाता है और धीरे धीरे ये उस नदी के साथ मतलब बह जाता है, नदी के पानी के साथ मिट्टी भी प्रवाहित हो जाती है। और जब नदी का ढाल समुद्र के ढाल से मिलते समय लगभग समतल हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, लेकिन नदी का जब ढाल समुद्र के मिलने से पहले लगभग पैरेलल होने लगता है तो सारे मलबे वहीं पे और निक्षेपित हो जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, एक बहुत बड़े हिस्से में डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो डेल्टाई वाले जो क्षेत्र होते हैं दलदली होने के नाते मनुष्यों को रहने के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, लेकिन उर्वरता के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन होते हैं। समझ रहे हैं? तो एक तो उदाहरण हो गया निक्षेप का, वह हो गया। इसी तरह से हिमानीकृत, वायुकृत, लावाकृत, ये सब निक्षेप हैं जिनसे मैदानों का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग निक्षेप से निर्मित मैदानों के संदर्भ में देख रहे हैं। कौन से? पहला इसमें लिखिए बच्चों, बांटा गया है, इसमें लिखिए पहला जलोढ़ मैदान, जो अभी हमने आपको बताया, जलोढ़ मैदान। जिसे इंग्लिश में एलुवियन प्लेन भी न कहते हैं, एलुवियन प्लेन। ऐसे मैदानों का निर्माण पर्वतीय भागों से, ऐसे मैदानों का निर्माण पर्वतीय भागों से
पर्वतीय भागों से निकलने वाली नदियों द्वारा, पर्वतीय भागों से निकलने वाली नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए निक्षेपों के जमाव के परिणाम स्वरूप, अपने द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के जमाव के परिणाम स्वरूप होता है। ये मैदान काफी बड़े क्षेत्रों पर विस्तृत एवं अधिक उपजाऊ होते हैं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि नदियाँ, जिन नदी वाले क्षेत्रों में अगर देखें तो बाढ़ का पानी जहाँ तक आके बाढ़ के सीजन में ढका रहता है और जब पानी उसका नीचे चला जाता है तो उस पर कृषि लोग तरबूजे की खेती या इस तरह की काकड़ की खेती, इस तरह की खेती करते हैं बिना खाद वगैरह के ही। वहाँ बहुत बड़े अच्छे पैमाने पर उसका उत्पादन हो जाता है, क्योंकि मिट्टियाँ जो है उर्वरता से परिपूर्ण होती हैं, तो उससे कारण से आप देखने को मिलेगा। ये तो आपका एक वैकल्पिक छोटा सा उदाहरण था, लेकिन ये जब बहुत बड़े पैमाने पर एक मैदान का निर्माण कर देती हैं, जहाँ पर डेल्टा का निर्माण कर देती है, नदी जहाँ समुद्र के किनारे मिलने वाली होती हैं, तो वो उर्वरता में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। चलिए इसमें देखते हैं बच्चों आगे। परिणाम स्वरूप मैदान काफ़ी बड़े विस्तृत होते हैं। विश्व के अधिकांश बड़े मैदान जलोढ़ मैदान ही हैं, जैसे मिसिसिपी का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नील नदी का मैदान, बोलगा तथा डेन्यूब नदी का मैदान, तथा वांगहो यांगटीसी क्यांग का मैदान। ये सब नदियां हैं बच्चों। वांगहो यांगटीसी क्यांग का मैदान। ये तो इसके आपके जलोढ़ मैदान के उदाहरण हो गए। अब बच्चों अपोड़ मैदान के बारे में देखिए। अपोड़ मैदान, ठीक है, अपोड़ मैदान ऐसे मैदानों का निर्माण या ऐसे मैदानों की रचना या निर्माण पर्वतीय भागों से हिमानियों के नीचे उतरते समय उनके द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप के जमाव से होता है। उनके द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप के जमाव से होता है। जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप तथा कनाडा के मध्यवर्ती भागों के मैदान, झीलों से निर्मित मैदान। बच्चों लिखिए, झीलों से निर्मित मैदान, जैसा कि मैंने कल एक्सप्लेन किया था इसको। झीलें क्या होती हैं, जब अवसादित हो जाती हैं, भर जाती हैं,
तो क्या हो जाती है, एक झील से निर्मित मैदान का निर्माण करती है। जब झीलों में मलबे बड़े पैमाने पर आकर संग्रहित हो जाते हैं तो क्या हो जाती है, झील जितने दूर में विस्तृत है वो एक समतल हिस्से के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो झील के निर्मित मैदान की श्रेणी में आता है। लिखिए, झीलों में गिरने वाली नदियों द्वारा अपने साथ बहा कर लाए गए, झीलों में गिरने वाली नदियों के द्वारा अपने साथ बहा कर लाए गए पदार्थों का उनमें निक्षेपण होते रहने से कालांतर में वे सूख कर उपजाऊ मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वे सूख कर उपजाऊ मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं। जैसे इसके उदाहरण में देखेंगे, जैसे यूएसए, कनाडा, यूरोप में ऐसे मैदान अधिक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लावा से निर्मित मैदान। लावा मैदान कहते हैं, लावा मैदान, लावा प्लेन। ऐसे मैदानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के साथ निकलने वाले ज्वालामुखी उद्गार के साथ समय निकलने वाले लावा, ज्वालामुखी उद्गार के साथ निकलने वाले लावा तथा अन्य पदार्थों के निक्षेपण से होता है। ऐसे मैदानों में खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण से वे उपजाऊ होते हैं। खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण से वे उपजाऊ होते हैं। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय मैदान या प्रायद्वीपीय भाग कह सकते हैं, पठार भी कहते हैं आप लोग। तो पठारी हिस्सा भी एक तरह से आप देखेंगे तो उसके बाद के हिस्से को देखेंगे तो पठारों में भी मैदानों का निर्माण हो जाता है। महापरसेंस कह रहा है, ठीक है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग ऐसे कह सकते हैं आप, भारत का प्रायद्वीपीय भाग। और पेंटागोनिया जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। देखिए, इसमें लावा का मैदान है। तो लावा का क्या मतलब होता है, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा जो मैग्मा ऊपर धरातल पर आता है और वो क्या करता है, सरफेस पर फैल जाएगा जब धरातल पर, तो उससे निर्मित जो मैदान होंगे वो लावा के मैदान होंगे। और एक बात और भी जानिए, लावा से निर्मित मैदानों की एक खासियत होती है, लावा से निर्मित मैदानों वाले क्षेत्रों में ही कालांतर में यानी समय बीतने के साथ साथ काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, अगर कोई क्षेत्र काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है, तो इसका मतलब कि वह क्षेत्र ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित वाला क्षेत्र है। क्योंकि लावे के ही अक्षय अपरदन के कारण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो महाराष्ट्र वगैरह में आप देखेंगे तो आपको काली मिट्टी बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं आप दक्षिण की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको खासतौर से केरल वगैरह की तरफ पे आप देखेंगे तो आपको लैटेराइट मैदान देखने को मिलेगी। अक्सर आप देखते हैं बाढ़ में केरल का हिस्सा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, बहुत नुकसान होता है वहाँ पर।
तो वहाँ जो मिट्टी है वो लेटराइट मिट्टी है, तो बहुत ज़्यादा कटान करती है। अक्सर देखते होंगे आप लोग लाल मिट्टी अक्सर सड़कों के निर्माण या मकानों की पटाई में आप देखते हैं यूज करते हैं। जो बलुरी बिल्कुल लाल मिट्टी होती है वही आपकी लेटराइट मिट्टी में होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना होगा। तो ये जान लीजिए लावा से निर्मित जो मृदा है वो हमेशा काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा का निर्माण होता है लावा वाले क्षेत्र। तो आपका महाराष्ट्र का जो एरिया रहा है वो क्या है, लावा वाला हिस्सा रहा है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भाग जो किससे निर्मित है वो मैग्मा से निर्मित है। तो लावा वाले के बारे में आप लोग कर रहे हैं। इसके अलावा आपका पेंटागोनिया का जो है दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया, ये सब लावा से निर्मित मैदान है। क्लियर? चलिए बच्चों, अगला लिखिए लोएस से निर्मित मैदान। लोएस मैदान, लोएस मैदान जैसा कि आप जानते हैं लोएस का मैदान यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों से निर्मित आपका मैदान है ना। क्या करेगा, मरुस्थल वाला हिस्सा बनाएगा ना, बालू वाला हिस्सा। चलिए लोएस, ऐसे मैदान का निर्माण पवन के अपरदनात्मक कार्यों से ऐसे मैदान का निर्माण पवन के अपरदनात्मक कार्यों के पश्चात किसी स्थान पर उसके साथ उड़ाकर लाई गई बालू, रेत आदि के निक्षेप से होता है। उड़ाकर लाई गई बालू, रेत आदि के निक्षेप से होता है। ऐसे मैदान समतल एवं विस्तृत तथा मरुस्थलीय भागों से दूर निर्मित होते हैं। जैसे चीन के सेंसी प्रांत में मध्य एशिया के मरुस्थलीय भागों से आई हुई रेत, मध्य एशिया से बढ़ती हुई जो रेत है वो जा करके चीन के सेंसी प्रांत में लोएस मैदान का निर्माण कर देती है। सेंसी प्रांत में मध्य एशिया के मरुस्थलीय मैदानों से आई हुई रेत आदि के निक्षेप से चीन के या निक्षेपित होने से या निक्षेप से चीन के प्रसिद्ध लोएस के मैदान का निर्माण हुआ है। चीन के प्रसिद्ध लोएस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपका मैदान के संबंध में कुछ चीजें थी आपकी, और ये चीजें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ तो आप जरा बताइएगा। अभी आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसमें जैसे क्रस्ट मैदान का निर्माण कैसे होता है, निर्माण स्थल कहाँ पे है और कैसे होता है। क्रस्ट अभी तो बताया मैंने आप लोगों को। तो जो क्षेत्र चूना पत्थर वाले होते हैं, चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में जब वर्षा होती है तो पिघल करके समतल हो जाते हैं। ठीक है, या नदियों के प्रवाह से जाकर के समतलीकरण का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो उसे क्रस्ट मैदान कहते हैं, चूना पत्थर से निर्मित वाले मैदान है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे। और हिम अपर्दित मैदान जो है वो निर्माण स्थल इनका कहाँ होता है, मतलब कहाँ पर बनते हैं हिम। जैसे इसमें क्वेश्चन आपका है हिम अपर्दित मैदानों का निर्माण कहाँ पर होता है, तो हिमानी प्रदेशों में, टैगर टुंडा वाले जो देश हैं कुछ अक्षांशों वाले, तो हिमानी कृत वाले प्रदेशों में होगा। और जैसे अभी बताया क्रस्ट मैदानों का निर्माण कहाँ होगा, जहाँ चूना पत्थर वाले शैलें होंगी वहाँ पर निर्माण होगा इसका। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जलोढ़ मृदा का निर्माण कहाँ पर होगा,
तो मैदानी हिस्सों में होगा इसको, तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, हाँ नदियों की घाटियों से में मतलब जैसे मिट्टियाँ देखिए कटान करती हैं ना, तो कट करके लाएंगे जहाँ उनका ढाल कम होने लगेगा, फिर वहाँ पर ही मिट्टी का वो क्या विस्थापित कर देंगे मिट्टी को, ठीक है, वहाँ पर आके स्टोर कर देंगे एक तरह से कहिए, तो वो निर्माण हो जाएगा मैदानों का, ठीक है। तो इसमें नदियों के मैदानों में जलोढ़ मैदान कहाँ मिलेंगे, नदियों के मैदानों में, और नदियों का मैदान कहाँ होगा, जहाँ नदी एक तरह से कहिए कि फ्लैट स्थिति में बहने लगेगी, ठीक है, समतल होने लगेगी, तब उसका प्रवाह खूब दूर तक हो जाएगा, खूब दूर तक होगा। नदियाँ देखिए जब ढलान पे रहेंगी तो बहुत लंबे एरिया में नहीं बहती हैं। नदियाँ कब करती हैं, नदियाँ जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो फैल जाती हैं, काफ़ी लंबा एरिया लेती हैं, घाटियाँ उनकी बहुत गहरी नहीं होती, लेकिन यही पठारी क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में रहेंगे तो घाटियों में बहती हैं, ठीक है, उनकी घाटियों में नदियाँ बहती हैं, ठीक है, बहुत गहरा कटान करके बहने लगती हैं, क्लियर। इसी तरह से है क्वेश्चन अगला है आपका लोएस का मैदान किससे निर्मित है, तो वायु के विक्षेप से निर्मित आपका होगा, ठीक है। और तटीय मैदान कैसे बनता है बच्चों, महाद्वीपीय बंग तटों पर मिलता है, तटीय मैदान जो होंगे तो महाद्वीप के बंग तटों पर मिलेंगे आपको। संप्राय मैदान का निर्माण कहाँ पर होता है बताइए। संप्राय मैदान होता है अपरदन के द्वारा ऊंचे भूभागों के हिस्से जब घिस जाते हैं तो संप्राय मैदानों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये तो कुछ आप लोगों के मैदानों के संदर्भ में जो था वो टॉपिक आप लोगों का इससे रिलेटेड था। अब इसके बाद का जो टॉपिक हम लोगों का होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अगला जो हम लोगों का आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चीज़ें आप लोगों ने पर्वतों के बारे में पढ़ रखा है, पठारों के बारे में हो गया, आज मैदानों के संदर्भ में हो गया, तो इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख करके टॉपिक आइएगा, जिससे कि अगला सेगमेंट हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, और आप लोग कतई इसमें वो ना करें, जैसे कि कोई लापरवाही ना करें, और आप पूरे तथ्यों को भी लर्न करें अच्छे से, ठीक है, जैसे कि हम लोग अच्छे से